डीवी नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 12वीं फिजिक्स के दिसंबर माह के असाइनमेंट के उत्तर के बारे में। इस वीडियो का उद्देश्य विद्यार्थियों को असाइनमेंट पूर्ण करने में मार्गदर्शन प्रदान करना है। आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज असाइनमेंट पूरा करने के लिए बहुत सारे साधन जो है वो विद्यार्थियों के सामने में उपलब्ध हैं। इनमें से बहुत सारे उत्तर ऐसे भी हो सकते हैं जो उस संबंधित प्रश्न से सटीक ना बैठते हों। तो ऐसे में हम आज पहले प्रश्नों को क्रम से हल ना करते हुए कुछ प्रश्नों को पहले विस्तार से बताएंगे जिनके उत्तर हो सकते हैं कि आपने गलत अभी तक लिख लिया हो। तो हमारा पहला प्रश्न है असाइनमेंट का तीसरा प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसमें कुंडली के घूर्णन संबंधित प्रेरित विद्युत वाहक बल का निर्धारण कीजिए। जैसा कि आप प्रश्न को समझ पा रहे हैं तो प्रश्न में ये दिया हुआ है कि हमको एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में डायनेमो होता है, डायनेमो के बारे में बताना है और इस डायनेमो के कुंडली के घूमने से उसमें किस प्रकार का विद्युत वाहक बल जो है वो प्रेरित होता है उसके बारे में बताना है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि जनित्र क्या है। तो जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये आपको पता ही है, तो इसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। जनित्र दो प्रकार के होते हैं और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, जनित्र का चित्र बना दिया। यहाँ पर जनित्र के चित्र में कौन कौन से हिस्से हैं तो हमको पता है कि जनित्र में 4 हिस्से होते हैं। पहला होता है दंड चुंबक, जिसमें से ये N और ये S जो है वो हमारा दंड चुंबक है। ABCD, ये ABCD जो है वो कुंडली है। S1 और S2 जो हैं वो सर्पी वाले होते हैं और B1 और B2 जो है क्या होता है, ब्रश होता है। अब इसका जो मेन प्रश्न है वो यहाँ पर ये है कि कुंडली के घूमने से उसमें किस प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हमने एक अलग से डायग्राम बनाने की हमको आवश्यकता होगी। जैसा कि हमको पता है कि जब कुंडली घूमता है तो कुंडली जब वामावर्त दिशा में क्या होती है, घूमती है, तो ऐसी स्थिति में उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। एक पूरे चक्र को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला अर्धचक्र जो होता है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है वो ABCD होती है। अर्थात कुंडली में A टू B टू C टू D क्या होती है, प्रेरित विद्युत धारा जो है या प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न होती है। आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर विद्युत वाहक बल लिखना है। चूंकि प्रश्न में विद्युत वाहक बल पूछा गया है इसलिए आप यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखेंगे, ना कि विद्युत धारा, जबकि पुस्तक में और अन्य वीडियो में यहाँ पर विद्युत धारा लिखाया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो हमसे यदि विद्युत वाहक बल के बारे में पूछ रहा है तो हमको भी विद्युत वाहक बल के ही बारे में बताना है। इसके बाद ये प्रथम अर्धचक्र की बात हो गई। और द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है, तो द्वितीय अर्धचक्र में धारा जो है वो पुनः DCBA की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये डायग्राम जो है आपको बना लेना है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है या उसके कुंडली के घूमने के साथ में विद्युत वाहक बल में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में दर्शाया गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो लिखाया गया है उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न का अ। तीसरा प्रश्न का ब जो है वो सही जोड़ी मिलाइए है, तो इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जहाँ आपसे गलती हो सकती है। दूसरा जो प्रश्न है वो हमारा ये कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करते हुए 2 माध्यमों को पृथक करने के लिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरणांक बनाइए और सिद्ध कीजिए कि N2/V - N1U = N2 - N1/R है। हमारे पुस्तक में यहाँ पर N1 और N2 नहीं दिया गया है, हमारे पुस्तक में यहाँ पर μ1 और μ2 दिया हुआ है। तो हमसे ये गलती हो सकती है कि हम यहाँ पर N2 और N1 न लिख के μ1 और μ2 लिख दें। ऐसे हमारा जो पूरा सवाल है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने ऐसा लिख चुका है तो उसे चेंज भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पूछा हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो हमने यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन को क्या हुआ है, परिभाषित किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम व्यंजक जो है उसको सिद्ध करते हैं। व्यंजक सिद्ध करने के लिए आप यहाँ पर जो डायग्राम है या जो उसका व्यंजक है उसको लिखा गया है, आप यहाँ से उसको उतार सकते हैं। अब यहाँ पर चित्र में किसी प्रकार का हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। चित्र में परिवर्तन ना करते हुए अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर म्यू जो है वो नहीं लिखना है, म्यू के बदले में क्या लिखना है, एन लिखना है। तो यहाँ पर जितने व्यंजक में म्यू है उसको उन सबको मैंने क्या कर दिया हुआ है, एन से रिप्लेस कर दिया हुआ है। और इस प्रकार से आप आगे इस प्रकार का जो व्यंजक है वो क्लियर कर सकते हैं। हमारे पुस्तक में सिर्फ ये जो व्यंजक है वो यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक दिया हुआ है,
लेकिन चूँकि यहाँ पर जो व्यंजक है उसको किसी दूसरे रूप में हमको लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाया हुआ है कि यदि लेंस के बाईं ओर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लेंस की बाईं ओर जो है वो वायु है, यहाँ पर लेंस की बाईं ओर वायु है और दायां ओर क्या है, कांच है। लेकिन यदि मैं इसको चेंज कर दूं और चेंज करने के बाद मैं बताऊं कि यदि मैं लेंस के बाईं ओर क्या भर दूं, वायु के अलावा कोई दूसरा माध्यम रख देता हूं, तो ऐसी स्थिति में जो मेरा म्यू का मान होता है, ये म्यू का जो मान है वो चेंज हो जाता है और चेंज होके दूसरा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने म्यू के मान को चेंज कर दिया है, ये म्यू का मान जो है वो एन हो गया है और एन का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, n2/n1 हो जाता है। यदि वायु और माध्यम जो है वायु के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो तो इसका मान जो होता है n का मान n2/n1 हो जाता है, जहाँ पर n2 और n जो है 1 होते हैं, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं। अब यहाँ पर हमने इस मान को n2/n1 को लेकर समीकरण 3 में रख दिया हुआ है और इस प्रकार से हल करने के बाद हमारा जो आंसर है वो जो प्रश्न में दिया गया है वही जो है हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है सही आंसर जो है वो लिख सकते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के समताप मंडल के ऊपरी छोर पर छोटी सी ओजोन परत मानव जीवन के लिए किस प्रकार निर्णायक है। तो हमको पता है कि ओजोन जो परत होती है वो अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को बचाती है, जिसके कारण से हमको बहुत सारी समस्याएं जो हैं हो सकती हैं। तो आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं और देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एक्स किरण के दो उपयोग। तो आप यहाँ पर परिभाषा लिख दीजिए और परिभाषा लिखने के बाद एक्स किरण के दो उपयोग लिख दीजिए। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है एक आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न के लिए हमने यहाँ पर सवाल जो है वो बनाया हुआ है, आप यहाँ पर से देखकर आंसर जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, परावर्तक दूरदर्शी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने परावर्तक दूरदर्शी के बारे में बताया हुआ है, परिभाषा बताया हुआ है कि परावर्तक दूरदर्शी जो है ऐसा दूरदर्शी होता है जिसमें अभिदृश्यक जो लेंस होता है वो क्या होता है, परवलयाकार दर्पण होता है। चूंकि ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है इसलिए हम इसे परावर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं। इसके दो लाभ लिखने के लिए बोला है, तो दो लाभ यहाँ पर दिया गया है कि इसमें दर्पण का उपयोग होता है जिसके कारण से वर्ण विपथन नहीं होता है। इसमें गोली दर्पण के स्थान पर परवलयाकार दर्पण होता है, इसलिए इसमें गोली विपथन का भी दोष नहीं पाया जाता है। इसके अलावा दर्पण का व्यास अधिक होने के कारण इसकी आवर्धन और विभेदन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और चौथा इसमें हमने लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, अपेक्षाकृत सस्ता होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसी में 5वें ब है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हास को समझाइए। तो हमको पता है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हास क्या होता है, तो हमने यहाँ पे दो हास, ताम्र हास और लोह हास के बारे में बताया हुआ है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो पार्श्विक विस्थापन के लिए हमने परिभाषा बताया हुआ है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समांतर फलकों के बीच क्या होती है, आपतित होती है, तो निर्गत किरण और आपतित किरण जो होते हैं समानांतर होती हैं और इन्हीं दोनों किरणों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो क्या कहलाती है, पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। इसके बाद प्रश्न में पूछा गया है कि पार्श्विक विस्थापन के लिए क्या करिए, व्यंजक प्राप्त करिए। तो हमने यहाँ पर पार्श्विक विस्थापन के लिए व्यंजक प्राप्त किया हुआ है, तो आप यहाँ से देखकर इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 5 का उत्तर दिया। अब आइए हम चलते हैं प्रश्न 1 की ओर। प्रश्न 1 में दो प्रश्न हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा दीजिए और क्रांतिक कोण सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमने परिभाषा दिया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें दी गई हैं यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, और उसके अलावा जो संबंध स्थापित करने के लिए बोला गया है वहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, संबंध स्थापित किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से सही ढंग से अपने असाइनमेंट के जो आंसर हैं वो लिख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।